नमस्कार। इस समय मौजूद हैं हमीरपुर के बदनपुर ग्राम में, जहाँ पे जैविक खेती के बारे में यहाँ कई दिनों से प्रशिक्षण अभियान चल रहा है। हमारे आइए हम जानते हैं, कुछ हमारे विशेषज्ञ बैठे हैं। हमीरपुर जिला प्रभारी हैं यहाँ के, मतलब पूरा जैविक खेती के बारे में पूरा जो है कार्यक्रम पूरा करवा रहे हैं और पूरा जैविक खेती के बारे में पूरा कार्य देख रहे हैं। और एक हमारे यहाँ मौजूद हैं राजेंद्र सिंह जी भी मौजूद हैं, जो इन्होंने प्रैक्टिकल किया है। तो आइए हम पहले जानते हैं, जो मर्मज्ञ विद्वान हमारे समक्ष बैठे हुए हैं जैविक खेती के, उनसे आपका परिचय करवाते हैं। वो आपको जैविक खेती के बारे में बताएंगे, कैसे क्या करना है, और देसी गाय के बारे में बताएंगे, विशेष करके कि जो बुंदेलखंड में एक प्रथा बन गई है, और बुंदेलखंड के साथ साथ आज पूरे जो है उत्तर प्रदेश या मान लिया जाए भारत के किसी और भी अन्य भाग में भी हो सकता है, या विशेषकर जो प्रभावित एरिया है जो उत्तर प्रदेश में, अन्ना प्रथा, जो देसी गाय को लोग जो है धोने के बाद, दूध निकालने के बाद उसको निकाल देते हैं, छोड़ देते हैं, वो किसानों के लिए कैसे अनुपयोगी हो रही है, किसानों की फसल को उजाड़ रही, खा रही है, इसके लिए जो है किसान जो बहुत प्रभावित है उसको लेकर के हमारे समक्ष बैठे हैं जो जैविक खेती के विद्वान हैं। उनको एक सिद्ध करके बताएंगे कि आपको एक देसी गाय कैसे उपयोगी की जाए। जी महोदय जी, बहुत बहुत नमस्कार आपका। जी नमस्कार। जी महोदय जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंसारी प्रसाद है जी। मैं जैविक खेती जनपद हमीरपुर में देख रहा हूँ, इसका जैविक खेती का प्रभारी हूँ जी। पूरे जनपद में हमारे परंपरागत कृषि विकास योजना जी और जनपद हमीरपुर में जैविक खेती के विकास की योजना, इन दो योजनाओं के अंतर्गत जी 140 क्लस्टर एक योजना में है, जनपद हमीरपुर जैविक खेती के विकास की योजना में, और 25 क्लस्टर जो हमारे 50-50 किसानों की, हम कह लें 50-50 से करके परंपरागत कृषि विकास योजना में है। तो इस प्रकार से 165 क्लस्टर इस समय हालत में है और 165 क्लस्टर 3 साल पहले चल चुके हैं। तो ये जैविक खेती के लिए पूरे प्रदेश में सबसे बड़ा जनपद है जहाँ पे जैविक खेती इतने बड़े पैमाने पे की जा रही है। तो जैसा कि अभी आपने एक प्रश्न किया कि पूरे बुंदेलखंड में या हम कहें पूरे प्रदेश में अन्ना प्रथा या अन्ना जानवर से लोग त्रस्त हैं, तो निश्चित तौर से ये बात सच भी है, और अगर मेरे दृष्टि से कहा जाए तो पूरी तरह से झूठी है। क्योंकि अन्ना जानवरों को हमने छोड़ा, उसको अनुपयोगी हमने बनाया, उसका महत्व नहीं समझा। इस चीज को सिद्ध करने के लिए कि बिना खेती के जीवन संभव नहीं है और बिना गाय के खेती संभव नहीं है, ये बिल्कुल आप मान लें। और जिस दिन आप ये मान लेते हैं कि बिना गाय के खेती संभव नहीं, उसी दिन से अन्ना प्रथा खत्म हो जाए जी। किसान इसको स्वीकार नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे एक लाइव मॉडल बनाया गया, जो यहाँ कुरारा ब्लॉक के बदनपुर गांव में कुरारा ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के द्वारा जो अभी नई एफपीओ बनाया गया है, जिसमें 1800 जैविक खेती करने वाले किसान इसके शेयरधारक है जो जुड़ चुके हैं। उन्होंने अपने शेयर पूंजी से एकत्र करके यहाँ पे एक गौशाला लगाई। इसमें हम वही देसी गाय जिसको लोग अन्ना के रूप में छोड़ते हैं, ये दिखाने के लिए हम दूसरी गाय नहीं ले रहे हैं, जर्सी गाय नहीं ले रहे हैं, संकर नस्ल नहीं ले रहे हैं, हम केवल वही गाय ले रहे हैं जो यहाँ की देसी गाय। अब हम इसको कैसे लाभकारी सिद्ध करेंगे? जैसे कि जितनी भी गाय भोजन लेती है, तो अगर वो दूध देती है तो अमूमन आज से 100 से 150 रुपया का उसमें खर्च आता है, और जो दूध नहीं देती है वो 100 रुपया में हो जाता है। तो प्रत्येक गाय से हमें गोबर और गौमूत्र से ही 60 से 70 रुपए की आय हो जानी है। अब किसानों के द्वारा ये कहा जा सकता है कितनी आय कैसे हो सकती है, तो गोबर के बहुत से उपयोग हैं। हम वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं, फास्फो कंपोस्ट बना सकते हैं, जीवामृत में प्रयोग होता है, बीजामृत में प्रयोग होता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट में प्रयोग होता है। बहुत से गाय के गोबर से पोषक तत्वों के लिए हम लोग बनाते हैं। इसके अलावा आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट है, बीजामृत है, इन सब में गाय के गोबर की जरूरत होती है। इसके अलावा जैसे शहरों में आप देखते हैं कि बहुत से लोग धर्म प्रेमी हैं या लोग पर्यावरण प्रेमी हैं, तो लोग हवन करना चाहते हैं। तो हवन के लिए गाय के गोबर से अच्छा कुछ नहीं है। अब उनको गाय का गोबर नहीं मिलता है, तो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वो इसी गाय के गोबर से छोटे छोटे उपले बनाती हैं, एक डिजाइन दे देती हैं, उसमें स्वास्तिक का चिन्ह बना देती हैं और बीच में थोड़ा सा गड्ढे कर देती हैं ताकि उसमें कपूर का टुकड़ा रखा जा सके। और वो 1 किलो गोबर से जितनी केक तैयार होगी उसकी कीमत 25 से 30 रुपया, 40 रुपया। दीपावली में आप इससे हम लोग गाय के गोबर से दीपक बना सकते हैं, उसकी बहुत अच्छी कीमत।
गोबर से जो है कंडे जो लकड़ी होती है, जैसे कि शमशान घाट में लोग चिता के लिए लकड़ी का प्रयोग करते हैं, लकड़ियाँ बहुत महंगी होती जा रही हैं, तो गाय के गोबर से जो लकड़ियाँ बनाई जा रही हैं उसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। मध्य प्रदेश में तो इसका बहुत बड़ा व्यवसाय है और राज्य सरकार ने तो घोषणा कर दिया है इस लकड़ी को खरीदने के लिए। यानी गाय के गोबर से हम खेती के लिए जीवामृत, बीजामृत, पंचगव्य और बहुत सी चीज़ें, वर्मी कंपोस्ट, वेस्ट डिकम्पोजर के द्वारा कंपोस्ट, ये खेती में प्रयोग करेंगे। इसके अलावा खेती से बाहर हम हवन के लिए केक, दीपावली में दीपक, शमशान के लिए और ईंधन के लिए लकड़ियाँ, ये तमाम चीज़ें बना करके, और देखा जाए तो एक औसत कीमत 10 से 20 रुपया प्रति किलो गोबर की मिल सकती है, और वही हम यहाँ प्राप्त करके देखेंगे और मिलेगी। साथ ही गोबर का गाय का जो गौमूत्र है उसकी भी एक विशेष तकनीक है यहाँ प्राप्त करने की। उस तकनीक के माध्यम से जो गौमूत्र तैयार होगा उससे तमाम कीटनाशक हम लोग तैयार करेंगे, पोषक तत्व प्रबंधन में उपयोग में लाएंगे। गाय का जो दूध निकलेगा, शुद्ध देसी गाय का दूध, यही दूध है। जो जर्सी गाय का दूध है, जो विदेशी नस्लें हैं, वो दूध नहीं है, वो तो मांस उत्पादन के लिए तैयार की गई हैं। उसके दूध को पीने से ही लोगों को डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, तमाम तरह की बीमारियां रहेंगी। और जो हमारी देसी गाय का दूध है, जिसके ककुद होता है, जिसको हम कहते हैं, उस गाय के दूध में ही औषधीय गुण है। A2 A1 मिल्क का जो कंसेप्ट आया है दुनिया में कि A1 मिल्क हमें यूज करना चाहिए कि A2 मिल्क यूज करना चाहिए, तो ये गाय के दूध की विशेषता है। तो इस गाय का दूध भी हम यहाँ अपने क्षेत्र के जो नगरवासी हैं, चूँकि नगर से 3 किलोमीटर दूर यहाँ उपलब्ध कराएंगे। शाम के दूध से हम इसको, जो पुरानी बिलोना पद्धति से थी घी निकालने के, तो पहले मक्खन बनाएंगे। आज लोग मक्खन खाने को, देखने को तरस रहे हैं। जिस मक्खन की बात होती थी कि मक्खन और मिश्री, आज तो हम बटर खा रहे हैं। अंग्रेजी में उसको जरूर मक्खन और हिंदी में बटर कहेंगे, लेकिन वो मक्खन नहीं है। उसमें तो अनाटो कलर मिला हुआ है, नमक मिला हुआ है और क्या क्या मिला हुआ है। हम यहाँ पे लोगों को वही ताज़ा मक्खन मथाने से, बिलोना से मत्था हुआ उपलब्ध कराएंगे। जो मट्ठा निकलेगा उस मट्ठे से ही तमाम दवाइयाँ बनती है। मट्ठे का प्रयोग अगर हम स्प्रे के रूप में करें तो जैसे यूरिया का घोल छिड़कते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट छिड़कते हैं, तो बहुत से किसान अब मट्ठे का प्रयोग या दही का प्रयोग करना शुरू कर दिए हैं। तो मट्ठा भी हमारा उसमें काम आ जाएगा पोषक तत्वों के प्रबंधन में। और मट्ठे को सड़ा करके बहुत से कीटनाशक भी हम लोग तैयार करेंगे। मट्ठे की लस्सी भी, जो गरीब तबका है, जो 30 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपये की लस्सी नहीं पी सकता, तो वो ताजे गाय का मट्ठा का लस्सी भी यहाँ रास्ते से 10 रुपया, 5 रुपया गिलास पी सकता है, बहुत सस्ते में। तो यानी कि जब हम गौ पालन करेंगे, संगठन के रूप में करेंगे, FPO के माध्यम से करेंगे, तो निश्चित तौर से प्रति गाय प्रतिदिन कम से कम 60 से 70 रुपया का शुद्ध लाभ देगी। और 7 से 8 महीने में जितनी लागत लगी है इस गौशाला में, पूरी की पूरी निकल आएगी। और आगे की रणनीति ये होगी, जो हमारी ये देसी नस्ल है, जिसकी 5 से 6 लीटर 24 घंटे में दूध देने की क्षमता है, जो हमारे देश की देसी नस्लें हैं जिनकी क्षमता 10 से 15 लीटर की है, जैसे कि कांग्रेज है, साहीवाल है, सिंधी है और हरियाणा की हमारी जो नस्ल है, इन नस्लों से इनको कृत्रिम गर्भाधान कराया जाएगा। तो आने वाली जो पीढ़ी निकलेगी वो 10 लीटर की औसत निकलेगी। और यदि एक गाय हमारा 10 लीटर दूध देगी, तो हमारे जो यहाँ युवा साथी हैं, जो बेरोजगार किसानों के बच्चे हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जो बाहर नहीं जा सकते, अगर ये वो 10 गाय रख करके और हमारे FPO से जुड़ करके काम करेंगे, तो 70 से 80 हज़ार रुपया महीना शुद्ध लाभ कमा सकेंगे। यही इसका भविष्य है और ये सिद्ध करने का समय आ चुका है। आज से 2 से 4 महीना बाद अगर आप पुनः यहाँ देखेंगे तो इसको पूरी तरह से सिद्ध पाएंगे। ये ऐसा हो चुका है। अभी ये जनवरी से प्रारंभ किया गया है और 3-4 महीना के बाद जब आप यहाँ पे आएंगे तो ये पूरी तरह से प्रायोगिक हो चुका होगा, सिद्ध किया जा चुका होगा। और ये हमारी गाय के बारे में जो अवधारणा है कि देसी गाय किसी काम की नहीं है, दूध निकालने को इसको छोड़ना ही पड़ेगा, हम इसको पालना शुरू कर देंगे। हमारे सारे किसान इसको पालना शुरू कर देंगे और जैविक खेती में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। यही जी महोदय, जैसे आपने गाय के बारे में बताया, लेकिन मैं ये भी जानना चाहता हूँ, आप जनता को ये भी बताएं कि गाय का तो उपयोग हो जाएगा, लेकिन जो उनसे जो नंदी उत्पन्न होते हैं, बछड़ा उत्पन्न होता है, उनका उपयोग क्या है भाई? क्योंकि अब कृत्रिम रूप से जो चल गया है, जो ट्रैक्टर का प्रचलन चला गया है, तो उसकी वजह से कोई भी किसान अब बैलों का प्रयोग करता नहीं है, तो उसका उपयोग क्या है? देखिए, जो अभी हमने बताया इसी में वो रहस्य छिपा हुआ था।
हमने क्या बताया था कि जो गाय है जब कोई उत्पादन दूध का नहीं देती वो 100 रुपये का खाएगी तो 60 से 70 रुपये गोबर गौमूत्र से मिलेगा। तो नंदी से भी तो गोबर गौमूत्र मिलेगा। दूसरा, हम यहाँ पे इंजीनियरिंग का वर्क करेंगे, ऐसे तकनीक अपनाएंगे तो उससे भी अगर एक बैल जो होता है वो आधा हार्स पावर का होता है, अगर हम 4 या 5 बैलों को लगा देंगे और अगर उसको घुमाएंगे, उससे जनसेट बनाएंगे तो हमें बिजली भी मिलेगी, हमें इनके चारा के लिए कुट्टी कतरने के लिए पावर मिलेगा, जहाँ चारा हो रहा होगा वहाँ से ढोने के लिए भी पावर मिलेगा। और जो खेती होगी, छोटे छोटे किसान हैं यहाँ पे, बहुत से ऐसे किसान हैं जो बैलों को रख नहीं सकते हैं, उनका खान पान नहीं रख सकते हैं, लेकिन वो ट्रैक्टर से भी जोताने में उनको दिक्कत होती है। 2 बीघा 3 बीघा छोटा काश्तकार है, उसको ट्रैक्टर चाहिए तो किसान कहता है भैया हमारे पास 25 बीघा का 30 बीघा काश्तकार है, जब उसका जोत लेंगे तब तुम्हारे पास आएंगे। उसका खेत परती हो जाता है और लेट जोता जाता है। अगर वो किसान यहाँ आए तो एक दिन में जितना हमारा 100 रुपये का बैल खाता, सिर्फ उतनी कीमत दे के हमारे यहाँ से बैल भी ले जा सकता, अपना खेत भी जोत के फ्री यहाँ दे दे। तो हम उससे 50 से 60 रुपया शुद्ध लाभ बैल से भी कमाएंगे, उससे पावर लेंगे और उनकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। 2 घंटे 3 घंटे के लिए अगर उनको रहट की तरह, जैसे पुराने ज़माने में जब हम कोलूप चलाते थे या रहट चलाते थे तो उस समय बैलों को जिस तरह से चलाते वैसे ही चलाएंगे, उसी से फिर हमें फिजिकल एनर्जी मिलेगी, फिजिकल से हम इलेक्ट्रिक बना लेंगे पावर। और बहुत से हमारे देश में खोजकर्ता हैं जिन्होंने बैलों से पावर जनरेट कर लिया है, तो उसका प्रयोग यहाँ क्यों नहीं किया जा सकता? तो नंदी समस्या कहाँ? लेकिन कुछ लोगों की धारणा है, कुछ लोगों का मानना है कि इसमें लागत ज़्यादा आती है। नहीं, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है, पूरा कैलकुलेशन किया जा चुका है। एक गाय जो उत्पादन नहीं देगी वो 100 रुपया से ज़्यादा का खर्च नहीं आता, और जो दूध देती है तो उसमें चूँकि 5 लीटर दूध या 6 लीटर दूध देगी तो उसको 3 किलो दाना देना होगा, और आज के रेट में 20 से 25 रुपया में दाना तैयार हो जाता है। अगर हम बाजार से रेडीमेड खरीदेंगे तो महंगा हो सकता है, लेकिन अगर हम घर में बनाते हैं कि 30% खाली लेना है, उसमें नमक भी डालना है 1 किलो खरिया डालना है, चूनी डालना है, चोकर डालना है, और खाद्यान्न में दलहनी कुछ चीज़ें डालना है, कुछ गेहूँ आदि डालना है, तो खुद मिक्सचर बनाते तो 20-22 रुपये किलो में तैयार हो जाता है। तो 3 किलो 50 से 60 रुपये का दाना पड़ेगा, तो 160 रुपये से ज़्यादा लागत एक गाय में 24 घंटे पे नहीं आती है, और 60 से 70 रुपये का गोबर गौमूत्र की वैल्यू दे देता है। बाकी 5 से 6 लीटर दूध का आप जान सकते हैं कि 50 रुपये लीटर दूध है। तो हमारी गाय घाटे में कहाँ है, प्रॉफिट में है। और बैलों के बारे में भी मैंने यही बताया कि 50 से 60 रुपये का गोबर तो वो भी देगा ना, खाएगा, और 100 रुपये खर्चा, 30-40 रुपया का उस पर ज़्यादा खर्चा होगा, उतने को उससे पावर ले लेंगे। जैसे अन्य गौशाला में पैसा कम मिलता है उसकी। ये जो आसपास के जो छोटे छोटे गौशाला जो गवर्नमेंट के द्वारा जो बनाए गए अस्थायी गौशाला, देखिए उसके बारे में क्या आपका विचार है? देखिए उसके बारे में चूँकि प्रशासन की बात है, ग्राम पंचायत की बात है, तो उसके बारे में मैं भी एक शासकीय कर्मचारी तो मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये है कि आगे पीछे बजट आना, या उन्होंने कभी इसको लाभकारी बनाने के लिए कभी प्रयास नहीं किया। गोबर बेकार पड़ा हुआ है, दूध जो निकल रहा है उसका कोई विपणन की व्यवस्था नहीं कर रखा है। अगर उसको भी नियमित तरीके से ग्राम पंचायत इसको अगर व्यवस्थित तरीके से, हम जैसे विशेषज्ञों से और जो कृषि विज्ञान केंद्र है आसपास में तो और विशेषज्ञ हैं, पशुपालन के विशेषज्ञ, उनसे मिल करके अगर मैनेजमेंट करे तो वो भी प्रॉफिट में आ जाएगा और वो सरकार पर निर्भर नहीं रहेगा। लेकिन मैंने जो है एक सरकारी गौशाला और देखा है मैंने, ये शायद आपको परिचित होंगे उससे, रसूलाबाद में कान्हा गौशाला है। जी जी, सरकारी गौशाला, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने पहली बार उसको जो है देखा वो पूरे इंडिया में नंबर 1 की गौशाला, सरकारी गौशाला, और लाभ पर है। तो जहाँ पे लोग प्रबंधन कर लेंगे वहाँ पे वो प्रॉफिट में आ जाएगा। प्रबंधन एक कला है। कानपुर की आप बात कर रहे हैं, रसूलाबाद तरफ की बात कर रहे हैं, तो कानपुर में बहुत पुराने क्या कहते हैं, माती में बहुत ही क्या कहते हैं गौशाला है, बहुत पुरानी गौशाला है उसका तो इतना अच्छा। और आपका यहाँ पे आप चित्रकूट में चले जाइए, ग्रामोदय इनका पंडित दीनदयाल सुशांत में गौशाला है, ये सब प्रॉफिट में चल रही है। तो वो भी तो देसी गाय की गौशालाएं प्रॉफिट में चल रही हैं, और हम भी एक छोटी सी गौशाला यहाँ शुरू करें, ये भी प्रॉफिट में चलेगी। तो ऐसा नहीं है, प्रबंधन अच्छा होगा तो कोई भी व्यवसाय आपका प्रॉफिट में आ जाएगा, और प्रबंधन बुरा होगा तो कितने भी आप पूंजी लगाएं, कितना भी अच्छा बनाए, वो घाटे में जाएगा और नुकसान उठाएगा। तो यही एक कला है। अगर प्रबंधन सही ढंग से ग्राम पंचायत करे, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करे और उसमें कुछ पूंजी निवेश करे, कुछ गवर्नमेंट से जो मदद मिलती है तो प्रॉफिट में आ जाएगी, लोगों को रोजगार भी देगी, लोगों की समस्याएं भी दूर होंगी। ताकि व्यवस्था क्या है वो आप भी जानते हैं, किस वजह से उसमें नुकसान हो रहा है, किस वजह से जानवर भूखे हैं।
इसके बारे में भी टिप्पणी नहीं करना। कुप्रबंधन है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे चैनल के, जैसा कि अभी हमारे साथ में भी जैविक खेती के विशेषज्ञ हमारे साथ परिचर्चा में थे और हमारे चैनल के माध्यम से जनता को समझाने का, बताने का प्रयास किया कि जो हमारी गौ माता है, जो इस टाइम जो है अन्ना प्रथा का शिकार है और जो लोग दूध निकालने के पश्चात उसको छोड़ देते हैं और मारी मारी घूमती हैं, किसानों को नुकसान करती हैं, उसको बिल्कुल अनुपयोगी सिद्ध कर दिया गया है। उसको हमारे साथ में जो विद्वान उपस्थित थे उन्होंने काफ़ी हद तक समझाने का प्रयास किया, बताया कि आने वाले समय में हम ऐसा कुछ तकनीकी डेवलप करेंगे जिसके माध्यम से कि जो लोगों को जो है गाय की समस्या उत्पन्न हो रही है उस समस्या का निदान हो। हम डॉक्टर महोदय जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, अपने चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अगर खबर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें।